हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा कैपेसिटर का 5th लेक्चर है। इसमें आज हम शेयरिंग ऑफ चार्ज का डिस्कशन करेंगे। ये 2 कैपेसिटर को चार्ज कर लिया या कोई अनचार्ज भी हो सकता है और फिर उनको आपस में कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से, ठीक? तो देखिए इसमें 3 तरह के केस होते हैं। एक तो केस ये है कि पहला वन है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में आपको मालूम है, आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। ऐसी कंडीशन में ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इसका चार्ज Q1 है, कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल V1 है और इसकी रेडियस R1 है। अभी इनका कनेक्शन नहीं किया है। आपको मालूम है Q1 = C1 V1 होता है। यहाँ ये दूसरा कैपेसिटर है, इसकी चार्ज Q2 है इस समय कैपेसिटी C2 है, पोटेंशियल इसका V2 है और रेडियस R2 है। ये भी हो सकता है कि दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज्ड हो। अगर अनचार्ज है तो Q2 को 0 ले ले, V2 को 0 ले ले, C2 और R2 तो होगा ही। इसमें Q2 = C2 V2 हो गया। ये बिफोर कनेक्शन का डायग्राम है। इसके बाद एक कंडक्टिंग वायर से इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ये जो वायर दिखाया गया है ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर। जब आप वायर से इनको कनेक्शन कर देंगे स्फेरिकल कैपेसिटर का, तो नेचुरल है कि इसमें चार्ज फ्लो होगा। चार्ज किधर से किधर फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक? किधर भी फ्लो हो सकता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज की क्वांटिटी से मतलब नहीं है, पोटेंशियल से मतलब है। लेकिन जब तक चार्ज फ्लो होगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इसलिए आफ्टर कनेक्शन, ये डायग्राम आफ्टर कनेक्शन का है। आफ्टर कनेक्शन जो होगा, ऊपर वाला डायग्राम बिफोर कनेक्शन है, यहां पर नीचे लिख लेना आफ्टर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन जो है वो पोटेंशियल इनका कॉमन हो जाएगा, इसलिए दोनों में पोटेंशियल V लिखा है। ध्यान रखना, चार्ज फ्लो होगा कब तक? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इधर फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कैपेसिटी वही रहेगी C1 C2, लेकिन अब चार्ज नया हो जाएगा जिसको हमने मान लिया कि Q1 डैश और Q2 डैश होगा। देखिए यहाँ पर कोई सप्लाई लाइन नहीं है, इसलिए चार्ज कंजर्व रहेगा। इसलिए ये बात नेचुरल है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से Q1 + Q2 = यानी बिफोर कनेक्शन जो चार्ज होगा वही चार्ज आफ्टर कनेक्शन होगा, यानी कि Q1 डैश + Q2 डैश होगा, ठीक? अब आप सेकंड केस देखें इसी का। ये स्फेरिकल था, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लिया। ये प्लेट A है, पॉजिटिव प्लेट है, ये B नेगेटिव है, इसकी C प्लेट पॉजिटिव है, D नेगेटिव है। चार्ज इसमें Q1 है, कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल V1 है, ये बीच में कॉमा लगा हुआ है। इसमें चार्ज Q2 है, कैपेसिटी इसकी C2 है, पोटेंशियल V2 है। हमने पहले बता दिया कि अगर न्यूमेरिकल में, हम अभी न्यूमेरिकल इसके कराएंगे इसी के साथ, अगर न्यूमेरिकल में चार्ज अनचार्ज्ड है तो Q2 को 0 ले लें। ये बिफोर कनेक्शन डायग्राम है, नीचे वाला डायग्राम आफ्टर कनेक्शन है। पहले इसमें क्या किया कि जो इसकी पॉजिटिव प्लेट थी और इसकी पॉजिटिव प्लेट थी, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। हमने यहाँ बना दिया डायग्राम में, A को C से कनेक्शन किया है, ये A है, ये C है, B को D से कनेक्शन कर दिया है। चार्ज कंजर्व रहेगा। फिर कंजर्वेशन आप चार्ज लगाएं, Q1 + Q2, इसमें चार्ज है। आफ्टर कनेक्शन इसमें चार्ज Q1 डैश मान लिया है, इसमें चार्ज Q2 डैश मान लिया है, तो Q1 + Q2 = Q1 डैश + Q2 डैश होगा। पोटेंशियल कॉमन होगा, इसका पोटेंशियल भी V होगा और इसका भी पोटेंशियल V होगा। चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक? और इसमें एक और डायग्राम होता है जो बहुत काम की चीज़ है ये, कि ये हो सकता है कि हम इसकी पॉजिटिव प्लेट को इसकी नेगेटिव प्लेट से कनेक्शन कर दें। देखिए इसको समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए इसमें 100 कूलाम चार्ज है और इसमें 50 कूलाम चार्ज है, तो आपने, ये तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, आपने प्लस प्लस इनको कनेक्शन कर दिया तो 150 कूलाम चार्ज अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी डिवाइड हो जाएगा। आगे यहाँ पर आ रहा है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी डिवाइड हो जाएगा। जब हम कूलम्स ला के न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसमें जो न्यूमेरिकल दिए होते हैं कि पहले हमने एक कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज किया, फिर दूसरे को, फिर इनको कनेक्शन कर दिया, उसमें वो चार्ज बॉडी जो होती हैं वो सेम होती हैं। इसलिए कनेक्शन के बाद जब हम चार्ज लेते हैं तो वो इक्वली डिवाइड हो जाता है दोनों में। ध्यान रखना बात को, इक्वली डिवाइड।
वहाँ पर लिखा होता है कि सेम बॉडी है या सेम कंडक्टर है। यहाँ पर कैपेसिटी अलग हो सकती है। अगर कैपेसिटी सेम है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसमें मान लीजिए 50 है, इसमें 100 है, तो 150 हुआ तो 75 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटी अलग अलग है तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी डिवाइड होगा। ठीक, तो अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इसकी हम पॉजिटिव प्लेट इसकी नेगेटिव से कनेक्ट कर दें। ऐसे में क्या होगा, अगर मान लो ये हमने यहाँ पर ये ए प्लेट को डी से कनेक्शन कर दिया, यहाँ मानना पड़ेगा पहले आपको किसका चार्ज बड़ा है, हैवी है। जैसे मान लो इसमें ए में 150 है और इसमें 50 है, और आपने पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो 150 में से 50 चार्ज निकल जाएगा, 100 बचेगा। वो 100 चार्ज अब अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी डिवाइड होगा। तो इसको समझने की कोशिश करें। अगर हम न्यूमेरिकल में अच्छी तरह से देख लेना कि कहीं पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव से तो कनेक्टेड नहीं है, तो पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर नेगेटिव से कनेक्ट कर दी, लेकिन हमने Q1 ग्रेटर देन Q2 माना है, इसलिए जो डी प्लेट थी वो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो गई। ठीक, इसी तरह से जो सी प्लेट पहले पॉजिटिव थी अब वो नेगेटिव हो गई। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल को समझ लें कि मान लीजिए इसमें चार्ज 150 है, इसमें 50 है, तो 100 बचा। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, 50 कूलाम चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो 100 है पॉजिटिव, वो फिर अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी डिवाइड हो गया। लेकिन अब जो हम चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे उसमें Q1 माइनस Q2 लेंगे। बाद में जो चार्ज आया इसमें Q1 डैश है, इसमें Q2 डैश है, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो गया। थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लेना, नहीं तो दोबारा इसको प्ले करके समझें। अब फार्मूलों पर आते हैं। ये आफ्टर कनेक्शन इसी का डायग्राम बना दिया है। ये थोड़ा रेयर केस है, इसको जरा ध्यान से देखना। अब आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल कॉमन हो गया, V को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो Q1 डैश किसके इक्वल होगा, C1V। Q2 डैश किसके इक्वल हो गया, C2V के। जिसकी जितनी कैपेसिटी है चार्ज उतना डिवाइड होगा। इनको दोनों को डिवाइड कर दें, पोटेंशियल कॉमन कैंसिल हो गया, तो ये देखो बन गई लाइन न्यूमेरिकल के लिए, Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपान C2। V कॉमन पोटेंशियल हो गया। यहाँ पर नीचे लिखा है चार्ज डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसमें उतना चार्ज चला जाएगा। ठीक, अब फर्स्ट और सेकंड जो फिगर बने हैं उधर वाले, जिसमें आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्शन किया है, वहां पर चार्ज कंजर्व होगा। Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा, Q1 डैश C1V होगा, Q2 डैश C2V होगा, पोटेंशियल भी कॉमन है, Q1 C1 V1 होगा, Q2 C2 V2 होगा। तो कॉमन पोटेंशियल का ये फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए आपका बन गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। फार्मूला लर्न रखें। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया था कि अगर जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें आप C1 की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 लिख सकते हैं। हमने फिर लिख दिया है फॉर फर्स्ट फिगर Q1 डैश अपान Q2 डैश C1 अपान C2 है, इस वाले से इसमें C1 की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, C2 की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 रखें, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो R1 अपान R2। नेचुरल है कि स्फेरिकल है तो रेडियस लगेगा, पैरेलल में कैसे लगेगा। ठीक, कॉमन पोटेंशियल के रेफरेंस में आप एक बात यहाँ पर ये समझ लें, ये पहले थर्ड फिगर पर आए, इसमें Q1 माइनस Q2 है, इसलिए इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर कोई आता है तो Q1 C1 V1 यहाँ माइनस C2 V2 होगा। कॉमन पोटेंशियल के फार्मूले में न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। वैसे भी जो अगर रिवर्स करेक्शन करते हैं तो जहाँ पर पोटेंशियल V2 होता है वहाँ माइनस V2 डाल दो तो फार्मूले तैयार हो जाते हैं। अभी और भी फार्मूले हैं। हाँ, एक पॉइंट और समझ लें, ये जो आपने कनेक्शन किया है इसको अच्छी तरह से माइंड में आप सेटअप कर लें। ये कनेक्शन भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और वो भी पैरेलल है। ये तो दोनों पैरेलल आपको दिख रहे होंगे क्योंकि ये प्लेट दोनों आपस में एक जगह कनेक्टेड है, ये दोनों प्लेटें एक जगह कनेक्टेड है। स्फेरिकल में आप ये समझ लें, जब कोई हम स्फेरिकल कैपेसिटर लेते हैं आइसोलेटेड, तो इसकी जो ये पॉजिटिव प्लेट है उसकी जो दूसरी प्लेट है वो अर्थ को मानते हैं, या इनफाइनाइट भी मान सकते हैं। अर्थ को यहाँ पर अगर मानते हैं तो इसकी जो एक प्लेट है ये वाली और इसकी ये प्लेट, ये आपस में कनेक्टेड है और अर्थ ऑलरेडी कनेक्टेड है। इसका मतलब दोनों कैपेसिटर की एक प्लेट आपस में कनेक्टेड है और दूसरी ऑलरेडी कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल कनेक्शन में ध्यान रखना, और ये तो है ही है पैरेलल कनेक्शन में नेट कैपेसिटी का जो फार्मूला है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, C1 प्लस C2 होता है।
तो कॉमन पोटेंशियल को हम निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटी। तो नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 है फर्स्ट और सेकंड फिगर के लिए, तो अपॉन नेट कैपेसिटी डाल दें C1 प्लस C2, तो ये बन गया फार्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यानी कि ये जो कनेक्शन जब आप इनको कर देते हैं तो आफ्टर कनेक्शन ये जो कैपेसिटर है ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। अब आप जरा इसी डायग्राम में देखें, डायग्राम हमने ये तीनों बना रखे हैं, यहाँ से फिर से स्टार्ट किया है कि जब हम आफ्टर कनेक्शन एक जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। पहले वाले कैपेसिटर में चार्ज Q1 था, बाद में Q1 डैश हो गया, तो Q1 में माइनस Q1 डैश कर दें तो पता लग जाएगा कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। तो नेचुरल है Q1 C1 V1 होता है और Q1 डैश C1 V होगा, पोटेंशियल कॉमन हो गया। इन दोनों में से जो है वो C1 को कॉमन ले लें, ब्रैकेट में यहाँ V1 बचा, माइनस V की वैल्यू डाल दी कॉमन पोटेंशियल की, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें C1 प्लस C2 का एलसीएम ले लें तो ये चार्ज ट्रांसफ़र का फार्मूला बन गया। अब देखिए जब इसमें आप कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर कनेक्शन वायर लगाए जाएंगे, कनेक्शन वायर में चार्ज फ्लो होगा, इसका मतलब करंट फ्लो होगी तो थोड़ी देर के लिए इंस्टेंटेनियस, लेकिन उसमें हीट का लॉस होगा और अदर भी लॉस होते हैं, मेन लॉस हीट लॉस है। तो लॉस एनर्जी का कितना होगा, नेचुरल है कि बिफोर कनेक्शन एनर्जी ज़्यादा होगी, आफ्टर कनेक्शन एनर्जी कम होगी। तो बिफोर कनेक्शन टोटल एनर्जी होगी दोनों कैपेसिटर में मिलाकर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। आफ्टर कनेक्शन जो एनर्जी होगी हाफ कैपेसिटी नेट मिलाकर हो गई C1 प्लस C2 क्योंकि पैरेलल में है, और V स्क्वायर, V कॉमन पोटेंशियल है इसलिए V स्क्वायर लगा दें। यहाँ पर V की वैल्यू पुटअप करें C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका ये होल स्क्वायर बन गया। ध्यान रहे ये जो हमने वैल्यू यहाँ पर पुटअप की है ये फर्स्ट और सेकंड डायग्राम के लिए है, ठीक, ये स्पेसिफिक केस है, इसको आप अलग से ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान दें C1 प्लस C2 न्यूमरेटर में है, नीचे स्क्वायर होगा, एक कैंसिल हो गया, नीचे C1 प्लस C2 बचा। अब हम इनिशियल जो एनर्जी है उसमें फाइनल एनर्जी को माइनस कर देंगे, यानी U1 माइनस U2। तो देखिए इस एनर्जी पे से इसको माइनस कर दिया। इसमें ध्यान से देखें 1/2 को कॉमन ले लिया बाहर, C1 प्लस C2 का एलसीएम ले लिया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया। C1 का थोड़ा बड़ा है, प्रैक्टिस कर लेना, C1 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसमें C1 मल्टीप्लाई करें C1 C2 V2 स्क्वायर होगा, C2 मल्टीप्लाई करें, इन दोनों में ये दो टर्म आए और माइनस ये ब्रैकेट में ओपन करके अंदर के सभी साइन को चेंज कर दें। यहाँ से ध्यान दें ये C1 V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, C2 V2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इन तीन टर्म जो बचे हैं इसमें C1 C2 को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2, यानी कि V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, ठीक। तो ये फार्मूला लॉस इन एनर्जी का है, ये फार्मूला आप जरूर लर्न करें। अगर किसी के बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं है तो ये तब भी ये फार्मूला डायरेक्ट जरूर लर्न रखें। C1 C2 अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अगर ये वाला फिगर होगा तो V2 की जगह माइनस V2 आ जाएगा, इसका मतलब V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर बन जाएगा अगर आप पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कनेक्शन करते हैं। और एक बात ध्यान दें कि यहाँ पर ये जो लॉस का फार्मूला आपने बनाया है इसमें C1 C2 ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कनेक्शन के बाद होल स्क्वायर का मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि कनेक्शन के बाद लॉस जरूर होगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है डेल्टा यू की। ये शेयरिंग ऑफ चार्ज पर यहाँ पर आप जरा दो न्यूमेरिकल चेक करें। जैसे ये कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रो फैराडे का ये चार्ज टू पोटेंशियल 150 वोल्ट, यानी कि एक कैपेसिटर को 150 वोल्ट तक चार्ज कर लिया। When an uncharged capacitor is connected, voltage falls to 90 वोल्ट, यानी कि पहले 150 था, जब अनचार्ज्ड कैपेसिटर से इसे कनेक्ट कर दिया, ये हमेशा कनेक्शन पैरेलल में होगा, ध्यान रखना, तो ये 90 वोल्ट पर आ जाएगा, ठीक। तो सेकंड की कैपेसिटी निकालनी है और लॉस निकालना है एनर्जी का। तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला बनना लगाएं, क्योंकि कनेक्शन के बाद जो कॉमन पोटेंशियल है वो 90 वोल्ट दिया हुआ है और एक का दूसरे वाले का पोटेंशियल गिवन नहीं है, यानी कि अनचार्ज्ड है, यानी कि वो जीरो होगा। यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का यूज करें तो यहाँ पर ये कैपेसिटी देखिए 6 माइक्रो फैराडे चेंज कर दी, V1 150 वोल्ट दे दिया, ये जीरो रख दिए, नीचे C1 प्लस C2, तो इससे C2 कैलकुलेट हो गया, ठीक। अब अगर एनर्जी लॉस निकालना है तो या तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करें या फिर इनिशियल एनर्जी निकाल लें, फाइनल निकाल लें और दोनों को माइनस कर लें। तो इनिशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर होगी,
कैपेसिटी पुटअप कर दें, वोल्टेज 150 वोल्ट है कैपेसिटर का, ठीक। ये इनिशियल एनर्जी आ गई। आफ्टर कनेक्शन एनर्जी, आफ्टर कनेक्शन दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हो गए, इसलिए नेट कैपेसिटी C1 प्लस C2 हो गई और कॉमन पोटेंशियल हो गया दोनों का, तो हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर का यूज करें, जैसे डेरिवेशन में माइनस करते समय यूज किया है। कॉमन पोटेंशियल 90 वोल्ट गिवन है, इसको पुटअप करें, एनर्जी निकालें और माइनस कर दें, ठीक। या डायरेक्ट फार्मूला, हमने दूसरे में डायरेक्ट फार्मूला यूज किया है। जैसे ये 20 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर है, चार्ज टू 30 वोल्ट डीसी एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस, डीसी बैटरी से कनेक्टेड किया, अक्रॉस 50 वोल्ट माइक्रोफैराडे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक। और वो भी अनचार्ज्ड है, यहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ पर नोट कर लेना अनचार्ज्ड। तो कॉमन पोटेंशियल पूछा है पहले, तो C1 V1 प्लस C2 P2 अपान C1 प्लस C2, और अगर नहीं दिया है दूसरे का वोल्टेज तो वैसे ही समझ लेना कि वो अनचार्ज्ड है। तो C1 V1 प्लस ये 0 करें प्लस C1 प्लस C2, माइक्रो को चेंज कर देना, ये 8.57 वोल्ट आ गया। फिर लॉस एनर्जी का हमने इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाया है, तो C1 C2 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर V2 0 है क्योंकि कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, ठीक। अगर डायरेक्ट लॉस इन एनर्जी निकालना है तो ये फार्मूला काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इसमें कॉमन पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती है। C1 C2 और इनकी वैल्यू पुटअप करें, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये 6.43 इंटू 10⁻³ जूल लॉस आ गया, ये आप डायरेक्ट निकाल लें। अगर दोनों कैपेसिटर, ध्यान रखना कि अगर दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पर होंगे तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। चार्ज इसलिए फ्लो हो रहा है क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो हो रहा है। हाँ देखिए, अब इसमें हम इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक की स्टडी करेंगे। कैपेसिटर के अंदर पहले डाइलेक्ट्रिक नहीं फिलअप है और बाद में उसको फिलअप करेंगे। इसमें दो केस होते हैं, एक होता है कि बैटरी कनेक्टेड है, दूसरा है बैटरी जो है वो डिसकनेक्टेड। तो हम पहला केस ले रहे हैं, बैटरी डिसकनेक्टेड। अगर हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से लगा दें, बैटरी का वोल्टेज V0 है, तो नेचुरल है कि इस कैपेसिटर का वोल्टेज भी V0 होगा, ठीक। इस समय हमने इसका जो है वो कैपेसिटी C0 है, चार्ज इसमें टोटल मान लिया Q0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर E0 है, और जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो U0 है। अब मेन इसका की पॉइंट है कि अगर बैटरी डिसकनेक्ट हो, ठीक, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो बैटरी डिसकनेक्ट है एंड देन अब इसमें डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर दिया, ठीक, और बैटरी को हटा दिया। तो जब बैटरी हटा दिया तो सप्लाई लाइन कट हो गई, यानी कि चार्ज सप्लाई कौन करता, बैटरी करती। अब बैटरी लगी नहीं है, तो सबसे पहला काम है कि चार्ज को कांस्टेंट करें, यानी Q = Q0। यहाँ लिख दिया है बैटरी डिसकनेक्ट है, सो द चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद अगर किसी कैपेसिटर के अंदर आप डाइलेक्ट्रिक फिलअप करते हैं तो उसकी कैपेसिटी जरूर इंक्रीज होगी। तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई K टाइम्स, आपको मालूम भी है थ्योरी से। तो C = जो नई कैपेसिटी C है, पुरानी C0 है, तो C = KC0। अब आप हमेशा फार्मूला यूज करें Q = CV, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर मालूम हो चुके हैं। चार्ज कांस्टेंट है, ध्यान से देखें, लेफ्ट में चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो फिर वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। तो वोल्टेज यहाँ पर जो है वो V = V0/K हो जाएगा। जो डिक्रीज हो उसे K से डिवाइड करें, जो इंक्रीज है उसमें K मल्टीप्लाई। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर आए। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा फार्मूला वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस यूज करना, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, जो कि अभी हम इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका, चूंकि यहाँ पर V0/K है वोल्टेज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो E0/K हो जाएगा। यानी जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं E0/K, वो जब होता है जब बैटरी को हटा दें और फिर डाइलेक्ट्रिक उसमें पुटअप करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डाउन हो जाएगा। एनर्जी के लिए फार्मूला जो है वो Q² / 2C का यूज करें, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। कैपेसिटी यहाँ से देखें इंक्रीज हो रही है KC0, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो फिर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी जो डिक्रीज हुई वो U0/K हो गई। ये एनर्जी इसलिए डिक्रीज होती है, हमने कल उसमें बताया था पुराने लेक्चर में, कि जब इसमें डाइलेक्ट्रिक आप डालेंगे तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक में चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटें हैं वो इसको, जो डाइलेक्ट्रिक है उसको नीचे खींचती हैं, उसमें उसे वर्क डन करना पड़ता है। वही वर्क डन की वजह से इसके अंदर जो है वो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब दूसरा केस देखें कि बैटरी कनेक्टेड, यानी कि बैटरी को हमने कनेक्शन बनाए रखना और इसमें वही पैरामीटर ले लें। कैपेसिटी C0 है, वोल्टेज V0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, इस समय इसके अंदर चार्ज Q0 है, एनर्जी इसकी टोटल U0 है। बोर्ड के लिए और सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दीजिए, लेकिन बैटरी नहीं हटाएं, बैटरी को लगा रहने दीजिए। ठीक, बैटरी जब लगी रहेगी तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा, मेन पॉइंट होगा। दो पॉइंट आप लर्न कर लें, बैटरी कनेक्टेड वोल्टेज कांस्टेंट, बैटरी डिसकनेक्टेड चार्ज कांस्टेंट, क्योंकि सप्लाई लाइन कट हो जाती है बैटरी हटाने से। अब यहाँ पर जो है वो कैपेसिटी जरूर इंक्रीज होगी, क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, तो कैपेसिटी C इक्वल टू KC नॉट हो गई। अब Q इक्वल टू CV पर जाएं और इसकी स्टडी करें। इसमें जो है ध्यान से देखें, वोल्टेज कांस्टेंट है, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो चार्ज भी इंक्रीज होगा, क्योंकि सप्लाई लाइन मौजूद है, चार्ज इसको सप्लाई कर देगा। तो चार्ज कितना हो गया नया, K टाइम्स KQ नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने बताया V/D का यूज करें। डिस्टेंस आप D चेंज कर नहीं रहे हैं बिटवीन दी प्लेट्स, वोल्टेज चेंज कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना कि जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K हो। कब होगा E0/K, जब बैटरी डिस्कनेक्ट है। अगर बैटरी लगी हुई है तो फिर वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। अब एनर्जी के लिए हाफ CV² लगाएं, तो वोल्टेज इसमें कांस्टेंट है, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो फिर एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। कितनी एनर्जी इंक्रीज हो गई, K टाइम्स। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बैटरी लगी होने की वजह से जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने की ट्राई तो करता है, लेकिन सप्लाई लाइन मौजूद है, वो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन कर देती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहता है। हाँ, यहाँ पर देखें, जो आपने अभी डाइलेक्ट्रिक डाले हैं उसके अलावा कैपेसिटर में और भी चेंज किए जा सकते हैं। तो हमने एक केस लिया है कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस, यानी पहले एक कैपेसिटर को लेकर उसमें जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है वो D1 है, और इसके बाद बैटरी को हटा दिया, यानी कि डिस्कनेक्ट कर दिया, और फिर इनके डिस्टेंस जो थी वो इंक्रीज कर दी। D2 ग्रेटर देन D1 है, डिस्टेंस बढ़ा दी। अब यहाँ पर देखें, आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस जब हम इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर फार्मूला है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, A/0/D। A एरिया है, D डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स है। तो डिस्टेंस इंक्रीज कर दी, इसका मतलब कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, ये श्योर है। दूसरी बात, एक चीज़ की बिल्कुल श्योरिटी है एक पॉइंट की, कि आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी जब डिस्कनेक्ट कर दें तो चार्ज जरूर कांस्टेंट होगा, क्योंकि सप्लाई लाइन क्लोज हो गई है, तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। डिस्टेंस इंक्रीज करने पर कैपेसिटी कितनी डिक्रीज होगी, ये आप वैल्यू डालकर निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर तो आपको डाटा देने पड़ेंगे D1 D2 के, तो कैपेसिटी डिक्रीज हो गई। अब इंक्रीज डिक्रीज केवल पता लगेगा, Q इक्वल टू CV आप लगाएं। चार्ज कांस्टेंट है, ध्यान से देखें, कैपेसिटी डिक्रीज हो गई तो वोल्टेज जो है आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, यानी डिस्टेंस बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ गया। ये सब जो आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं ना, उसमें प्लेटों को बाहर को खींचना पड़ेगा, और प्लेटों के बीच में अट्रैक्शन है, तो इसमें एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क डन करना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि V/D है। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो आपका इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेगा, लेकिन डिस्टेंस आपने इंक्रीज कर दी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम भी होगा। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों क्वांटिटी वोल्टेज और डिस्टेंस कितने इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि आपको कैलकुलेशन से पता लगेगा। एनर्जी के लिए आप Q²/2C लगाएं, इसमें चार्ज कांस्टेंट है इसलिए लगाया है। कैपेसिटी आपकी जो है वो डिक्रीज हो गई तो एनर्जी इंक्रीज हो गई, हमने यहाँ लिखा है ड्यू टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। जो एक्सटर्नल एजेंसी इसको प्लेटों को बाहर खींचेगी, उसमें वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन जो है वो इसमें एनर्जी के टर्म्स में आएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर कई अपने खुद बना सकते हैं। ये बैटरी डिस्कनेक्ट है, अगर बैटरी कनेक्ट हो गई रहेगी और डिस्टेंस चेंज करते हैं तो पहला काम होगा वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक है, और कैपेसिटी अगर डिस्टेंस आप इंक्रीज करेंगे तो नेचुरल है कि कैपेसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है ना, फिर उस हिसाब से आप देख लें Q इक्वल टू CV से वोल्टेज अगर कांस्टेंट है, ठीक है, कैपेसिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो फिर चार्ज भी डिक्रीज होगा, कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो चार्ज भी इंक्रीज होगा। इनके लिए आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, और एनर्जी के लिए हाफ CV² का तब यूज करें क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। इसके अलावा कभी किसी क्वेश्चन में एरिया का चेंज भी दे सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग टू आप पैरामीटर देख लेना कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करते हैं।
अब एक इसमें हम नया पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे हमने एक कैपेसिटर लिया, इसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है। इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम का और इसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। देखिए जो कैपेसिटर होते हैं, अगर हम इस सर्किट में एक स्विच लगा दें, यहाँ एक स्विच लगा दें और स्विच को तुम जैसे ही ऑन करोगे तो इसको बोलते हैं कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, या T इज इक्वल टू 0+। 0 मतलब टाइम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0+ जस्ट जहां से स्टार्ट किया टाइम। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो होती है और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जो कैपेसिटर की प्लेट कनेक्टेड है उसमें हाईली स्पीड से चार्ज इनरस होता है इसको फिलअप करने के लिए, यानी कि ये प्लेट को पॉजिटिव बनाने के लिए और इस प्लेट को नेगेटिव बनाने के लिए। तो स्पीड से चार्ज फ्लो होने की वजह से इस समय कैपेसिटर ऐसे बिहेव करता है जैसे वो शॉर्ट सर्किट हो। शॉर्ट सर्किट का ये मीनिंग होता है कैपेसिटर को हटा दें और सीधे वायर लगा दें, यानी कि उस समय जो करंट होगी, जैसे ही स्विच ऑन किया करंट उस समय कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया करें, यानी कि वहां पर कनेक्शन वायर लगा दें। और 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम हमने रेजिस्टेंस लिया है, इन दोनों को डिवाइड करें तो करंट 1 एम्पियर आ जाएगी, V इज इक्वल टू IR से। ठीक, यानी कि इसे ध्यान रखना, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्किट। इसके बाद क्या होगा कि इसमें जो करंट होती है, क्योंकि जैसे ही ये चार्ज हो जाएगा और बहुत ही माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड का टाइम लगता है, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक, इसका वोल्टेज जो कैपेसिटर का होगा वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। सर्किट में फिर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। प्रैक्टिकली डीसी सर्किट में, यानी कि जहां बैटरी लगी होती है, वहां कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है, केवल आप बैटरी से उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक, और कोई उसका रोल नहीं होता है, यानी कि कंटिन्यूअस उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो T इनफाइनाइट पर देखो, अगर आप एमीटर यहाँ पर लगाते हैं और मेजरमेंट करते हैं करंट का, तो सडनली 1 एम्पियर की करंट आएगी और तुरंत एमीटर 0 देने लगेगा। लेकिन थ्योरी से इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है उसके हम बाद में ये कराएंगे कि इसमें करंट जो आती है, स्टार्टिंग में करंट हाई होती है, फिर धीरे धीरे डाउन होती है। थ्योरी के अकॉर्डिंग टू T इनफाइनाइट पर करंट 0 होगी। तो इसमें 3 ये वर्ड यूज होते हैं, या तो T इनफाइनाइट हो, ये बोर्ड में काम आता है, या आफ्टर लॉन्ग टाइम, या स्टीडी स्टेट। या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, आपको सीधे न्यूमेरिकल दे दिया गया, कैपेसिटर लगा है, ध्यान दें, बैटरी लगी है और करंट पूछी जाए, ब्रांच करंट वगैरह। तो उसमें आप कैपेसिटर को ओपन कर दें। क्यों करते ओपन है? क्योंकि कैपेसिटर की प्लेटें जब पूरी तरह से चार्ज हो जाती हैं तो फिर उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो सकती है, क्योंकि बीच में गैपिंग है यहाँ पर। तो कैपेसिटर कैसे काम करेगा? ओपन सर्किट की तरह। इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट है, करंट यहाँ 0 होगी, यानी थ्योरेटिकली ध्यान देना, थ्योरेटिकली T इनफाइनाइट पर करंट 0 आती है। प्रैक्टिकली आप एमीटर लगा देंगे तो तुरंत 0 बता देगी। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ हल्की सी करंट जो है वो माइक्रो एमीटर को तो एमीटर बताता नहीं जनरली, तो कुछ ना कुछ फ्लो होती रहती, धीरे धीरे करंट 0 हो जाती है। ठीक, आपके यहाँ जब भी न्यूमेरिकल बोर्ड में आएगा तो आप ओपन सर्किट का यूज करेंगे, ये नहीं पूछते बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव में पूछ सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ क्या होता है कि करंट जो है वो धीरे धीरे 0 हो जाती है और जो चार्ज होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है और कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, तब उसमें चार्ज CV होगा। आप Q इक्वल टू CV लगाकर, कैपेसिटी यहाँ पर हमने 2 माइक्रोफैरड ली है, इसको ये बाद में लिख दिया है, और वोल्टेज 10 लिया है, तो ये 20 माइक्रोकूलम का चार्ज कैपेसिटर पर आ जाएगा। कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा, या कोई और कहीं से पैरेलल में लगा कनेक्शन, तो जो भी पैरेलल में होगा उसके वोल्टेज के इक्वल होगा। तो इसका वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर का इक्वल्स हो जाएगा वोल्टेज आपका बैटरी के। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की। बोर्ड में जब आप क्वेश्चन लगाएं तो ओपन सर्किट स्टीडी स्टेट में दिया होता है, या क्वेश्चन में कोई लिखते नहीं। हाँ, ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट को समझने के लिए आप इस न्यूमेरिकल को ठीक से समझ लें। ये एक 2 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर है C1,
यहाँ 3 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर है, C2 बीच में रेजिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ 9 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर C3 है, ये 4 माइक्रोफैराडे का यहाँ 100 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। देखिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में T0 पर पूछें या जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच पूछें तो फिर ये कैपेसिटर को शॉर्ट कर देना है, इसको शॉर्ट कर दो, इसे शॉर्ट, ये भी शॉर्ट कर दो, ऐसा डायग्राम बनाएं। शॉर्ट करने का मीनिंग सीधे वायर लगा दें। फिर इसमें जो भी आपसे करंट पूछी जाए, वोल्टेज पूछा जाए, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 और 1 दोनों पैरेलल हैं। फिर इसके बाद इसके साथ ये सीरीज में है, करंट वगैरह इसमें निकल आएंगे, ठीक। लेकिन अगर टी इनफाइनाइट पर हो, स्टेडी स्टेट हो और न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं लिखा है, सीधे पूछा जाए कि इसमें चार्ज बताओ C1 C2 C3 में, तो समझ लेना कि स्टेडी स्टेट है। इस समय आप क्या करें कि एक डायग्राम को रीड्रा करें इसको, और जहाँ जहाँ ये कैपेसिटर लगे हैं इसे ओपन कर दिया करें। तो ये ओपन कर दिया, यहाँ ओपन कर दिया। अब यहाँ ध्यान से देखें कि यहाँ से जो करंट जाएगी ना तो वो इस ब्रांच में होगी ना ब्रांचेस में, यानी कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है, ठीक। तो 100 वोल्ट का जो आपका है ये बैटरी, इसको समझने की कोशिश करें। जब इस ब्रांच में करंट नहीं है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आप ये समझ लें कि जो 100 वोल्ट आपका लगा है, अगर हम इसको जीरो पोटेंशियल मान लें तो ये प्लस 100 होगा, ठीक। ये पोटेंशियल का डिफरेंस होता है 100 वोल्ट, हम जीरो कहीं भी मान सकते हैं। हम अगर इसको जीरो माने तो यहाँ प्लस 100 होगा, इसको 100 माने तो यहाँ 200 होगा, इसको 200 माने तो यहाँ 300 होगा। इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से 100 वोल्ट हाई है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो इस ब्रांच पर भी ये लगेगा और इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, यानी क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है तो यहाँ कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। यानी अगर यहाँ आप जीरो मानते हैं तो ये पोटेंशियल जीरो यहाँ पूरी लाइन पर होगा, यहाँ और यहाँ पर। इसको ठीक से समझ लें। और अगर हम 100 मानते हैं तो यहाँ पर भी ये टोटल 100 होगा यहाँ तक, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो कैपेसिटर हैं, इन दोनों में मिलाकर ये 100 वोल्ट का लगेगा। इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो 2 और 3 माइक्रोफैराड के जो कैपेसिटर हैं, 2 और 3 माइक्रोफैराड के, वो सीरीज में है। तो सीरीज में आपको फार्मूला मालूम है, 1/2 प्लस 1/3 करें तो C आपका 6/5 माइक्रोफैराड आ गया। अब Q इक्वल टू CV लगा दें तो 6/5 हमने माइक्रो में ही रखा है, वोल्टेज 100 ले लें क्योंकि दोनों कैपेसिटर को मिलाकर इसमें जो वोल्टेज है वो 100 एक्ट कर रहा है। जब भी सीरीज में कैपेसिटर लगे हों, बैटरी लगी हो, तो हमेशा ऐसे ही कैलकुलेशन करें, दोनों को सीरीज में ले लें, पहले कंबाइंड कर लें, कंबाइंड करके चार्ज निकाल लें जो कि 120 माइक्रो कूलाम आपका चार्ज आया है। तो ये जो 120 माइक्रो कूलाम चार्ज है, ये ध्यान दें, ये एक कैपेसिटर पर भी होगा, दूसरे पर भी यही होगा क्योंकि सीरीज में है, और दोनों के कॉम्बिनेशन पर भी यही होगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन का जो चार्ज पहले निकाला जाता है। अब इसका अब अगर वोल्टेज निकालना है आपको C1 का, ये वाला C1 है, तो वोल्टेज V इक्वल टू Q बाई C1 होगा। Q आपका 120 माइक्रो कूलाम है, कैपेसिटी 2 माइक्रो फैराड है, इसमें डिवाइड कर दें तो 60 वोल्ट आ गया। इसी तरह से अगर इसमें वोल्टेज निकालना है V2, तो V2 Q अपान C2 लगाएं। Q आपका 120 माइक्रो कूलाम है, C2 आपका 3 माइक्रो फैराड है, तो ये 40 वोल्ट आ गया। ओके, तो इन दोनों में चार्ज निकल गया, इन दोनों में वोल्टेज आपको मालूम हो गया, 60 प्लस 40 मिलकर देख लें 100 हो गया। अब इस पर आते हैं, इस ब्रांच में भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा, ठीक। ड्रॉप न होने की वजह से ये 100 वोल्ट जो है आपका, ध्यान देना, अगर ये प्लस 100 पर है तो यहाँ पर ये और इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है तो यहाँ पर भी प्लस 100 आ जाएगा, और इधर से ये जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस सीधे 100 वोल्ट यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं है। करंट फ्लो होती है तो ड्रॉप होता है, समझ गए होंगे बात को। तो सीधे इसमें 100 वोल्ट आ जाएगा वोल्ट, ठीक। अब आप इसके लिए अगर Q इक्वल टू CV लगाएंगे, इसकी कैपेसिटी 4 माइक्रो फैराड है, इसमें वोल्टेज 100 है, तो ये 400 माइक्रो कूलाम का चार्ज इसके अंदर होगा और इसमें वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट होगा। क्वेश्चन को ठीक से एनालाइज कर लें, इसमें अच्छी तरह से। जब करंट फ्लो नहीं होती है तो रेजिस्टेंस के लगे होने और न लगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पोटेंशियल हम यहाँ पर A पॉइंट लिख रहे हैं, जो पोटेंशियल A पर है वही पोटेंशियल इस पॉइंट B पर होगा, और यही पोटेंशियल A का यहाँ पर सब जगह होगा। ये यहाँ पर अगर जीरो मानते हैं तो ये सब जगह जीरो होगा, यहाँ तक इधर भी, ठीक, क्योंकि ब्रांच में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है।
करंट फ्लो होती तो यहाँ ड्रॉप होगा तो फिर वोल्टेज कम हो जाएगा। थोड़ा फिर उसमें आगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टडी करेंगे इसकी। तो ओके स्टूडेंट, हमने इसमें आपको जो है वो जो है इस कैपेसिटर के टॉपिक में हमने ये शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट का एक आपको न्यूमेरिकल भी लगवा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आप इसको प्रिपेयर करें। ओके।